हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम हाई क्लासेस। अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान की पॉलिटिकल साइंस अपन ने शुरू की थी और उसके अंदर टॉपिक चल रहा था पंचायती राज। उसके अंदर अपन अनुच्छेद पढ़ रहे थे, तो उन अनुच्छेदों को आज अपन डिटेल से कंप्लीट करते हैं। पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 क और इसके अंदर क्या आते हैं? ग्राम सभा। ग्राम पंचायत के समस्त पंजीकृत मतदाता ग्राम सभा में शामिल होते हैं, अर्थात ग्राम सभा के सदस्य होंगे। कौन होंगे? तो ग्राम पंचायत के जो पंजीकृत मतदाता होते हैं वो ग्राम सभा में शामिल होते हैं। ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो कितने समय का अंतराल नहीं होना चाहिए? 6 माह का अंतराल नहीं होना चाहिए। ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति 1/10 सदस्य कितनी होती है? 1/10 सदस्य या 10% सदस्य निर्धारित है। तो ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति कितनी होती है? 1/10 सदस्य या 10% सदस्य। इन बैठकों की सरपंच की अनुपस्थिति में इन बैठकों की अध्यक्षता उप सरपंच करता है। तो सरपंच अनुपस्थित रहता है तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? उप सरपंच। तथा उसकी भी अनुपस्थिति की दशा में ग्राम सभा द्वारा इस हेतु निर्वाचित व्यक्ति उस बैठक की अध्यक्षता करता है। तो सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच करता है, और अगर उप सरपंच भी अनुपस्थित है तो कौन करेगा? निर्वाचित व्यक्ति, ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति उस बैठक की क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। राजस्थान विधानसभा में विधि बनाकर ग्राम सभा की वर्ष में निम्नलिखित 4 बैठकों का निर्धारण किया जाता है। तो ग्राम सभा की कितनी बैठकों का आयोजन किया जाता है? 4 बैठकों का। कब होंगी ये 4 बैठकें? तो 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। 1 मई को क्या बनाया जाता है? मजदूर दिवस। ग्राम सभा ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं का निर्माण करती है, आगामी अवधि में कार्य करने हेतु प्रस्ताव पारित करती है, पिछली अवधि में किए गए कार्य का मूल्यांकन करती है। ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। और ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण कौन करता है? तो ग्राम विधानसभा के द्वारा किया जाता है, विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। फिर आता है अनुच्छेद 243 ख और इसमें क्या आते हैं? 3 स्तर। कौन कौन से 3 स्तर? तो ग्राम स्तर पर होगी ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर होगी पंचायत समिति और जिला स्तर पर होगी जिला परिषद। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है उन राज्यों में पंचायतों का मध्यवर्ती स्तर यानी पंचायत समिति नहीं होगा। अगर जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वहां पर पंचायत समिति नहीं होगी, और वर्तमान में कहाँ पर नहीं है? तो गोवा और मणिपुर के अंदर पंचायत समिति नहीं है। फिर आता है अनुच्छेद 243 ग और इसमें आते हैं पंचायतों की संरचना। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना संबंधी प्रावधानों का निर्धारण कर सकता है। पंचायतों के सदस्यों का निर्वाचन प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन से किया जाता है। तो सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। पंचायतों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण समान जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। पंचायतों के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। ऐसा निर्वाचन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से होता है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन उस रीति से होता है जैसा विधानमंडल विधि द्वारा निर्धारित करे। पंचायत समिति में जिला परिषद के सदस्य का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और पंचायत समिति और जिला परिषद के अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। पंचायतों में उपाध्यक्ष तीनों स्तरों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो उपाध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। फिर आता है इसके अंदर पदेन सदस्य। विधानमंडल विधि द्वारा पदेन सदस्यों का निर्धारण कर सकती है। ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष यानी कि सरपंच को पंचायत समिति का पदेन सदस्य बनाया जा सकता है। तो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच होता है, और सरपंच को क्या बना सकते हैं? पंचायत समिति का पदेन सदस्य बनाया जा सकता है। पंचायत समितियों के अध्यक्ष या प्रधान को
जिला परिषद का पदेन सदस्य बनाया जा सकता है। और जो पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष या फिर प्रधान को जिला परिषद का पदेन सदस्य बनाया जा सकता है। राज्यसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों को उन पंचायत समिति तथा जिला परिषद का सदस्य बनाया जा सकता है जिन क्षेत्रों के वे मतदाता हैं। फिर आता है अगला अनुच्छेद 243 गैर, और इसके अंदर क्या आता है? आरक्षण। पंचायतों में एससी, एसटी तथा महिलाओं को अनिवार्यतः आरक्षण दे होगा। तो पंचायतों में एससी, एसटी तथा महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा तथा अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी हेतु आरक्षण संबंधी प्रावधान कर सकता है। अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण का निर्धारण विधानमंडल की इच्छा पर निर्भर है। किस पर डिपेंड है? ये विधानमंडल की इच्छा के ऊपर। एससी तथा एसटी हेतु आरक्षण। पंचायतों में एससी तथा एसटी को स्थानों तथा पदों पर आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं। स्थानों पर आरक्षण सदस्य। पंचायत की कुल जनसंख्या में एससी तथा एसटी की जनसंख्या के अनुपात में उन्हें आरक्षण प्राप्त होगा। तो कुल जनसंख्या में एससी तथा एसटी के जनसंख्या के अनुपात में इनको क्या मिलेगा? आरक्षण मिलेगा। फिर देखते हैं पदों पर आरक्षण। पदों पर आरक्षण यानी अध्यक्ष पद के लिए राज्य की कुल जनसंख्या में एससी तथा एसटी की कुल जनसंख्या के अनुपात में उन्हें अध्यक्ष पद पर आरक्षण प्रदान किया गया है। महिलाओं को आरक्षण। तो पंचायतों की कुल सीटों में कम से कम 1/3 स्थानों पर महिलाओं को आरक्षण प्राप्त होगा। कितने स्थानों पर? तो कुल सीटों में कम से कम 1/3 स्थानों पर। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। कितना? 50%। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण 1/3 से कम नहीं हो सकता, बल्कि विधानमंडल विधि द्वारा इसे 1/3 से अधिक किया जा सकता है। 1/3 से कम नहीं हो सकता, इसको 1/3 से अधिक किया जा सकता है। और राजस्थान विधानमंडल ने 2009 में अधिनियम पारित कर पंचायतों में महिला आरक्षण कितना कर दिया है? अब तो 50% कर दिया गया है। एससी तथा एसटी के लिए आरक्षित सीटों में कम से कम 1/3 सीटों पर उसी वर्ग को महिलाओं को आरक्षण प्राप्त होगा। फिर आता है अगला अनुच्छेद 243 अड़े। इसमें क्या आता है? कार्यकाल। पंचायतों का कार्यकाल उनकी प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक होगा। कब तक होगा? 5 वर्ष तक। इस अवधि से पूर्व किसी सदस्य का स्थान रिक्त हो जाने पर पद रिक्ति की विधि से 6 माह में निर्वाचन होना अनिवार्य है। कितने समय में निर्वाचन हो जाएगा? अगर किसी सदस्य का स्थान रिक्त हो जाए तो 6 माह के अंदर उसका निर्वाचन किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार से नवनिर्वाचित सदस्य शेष कार्यकाल के लिए पद ग्रहण करता है। और जो निर्वाचित सदस्य वो कितने कार्यकाल के लिए होगा? बाकी शेष बचे हुए कार्यकाल के लिए। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष को इस अवधि से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। और अविश्वास प्रस्ताव लाकर अध्यक्ष को अपने पद से हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव संबंधी प्रक्रिया का निर्धारण विधानमंडल विधि द्वारा तय करता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल अध्यक्ष के विरुद्ध लाया जा सकता है। किसके विरुद्ध लाया जा सकता है? तो यह है अविश्वास प्रस्ताव केवल अध्यक्ष के विरुद्ध लाया जा सकता है, सदस्यों के विरुद्ध नहीं लाया जा सकता है। राजस्थान में पंचायतों में इस प्रस्ताव की प्रक्रिया निम्न प्रकार है। ऐसा प्रस्ताव पंचायत के 1/3 सदस्यों के समर्थन से ही लाया जा सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव के लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो 1/3 सदस्यों का। पंचायत के 1/3 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। और नियत तिथि पर बुलाई गई बैठक में इस प्रस्ताव को पारित होने के लिए 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है। और इस प्रस्ताव को लाने के लिए 1/3 सदस्य है, लेकिन इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता है? तो 3/4 बहुमत की। ऐसा प्रस्ताव प्रारंभिक 2 वर्षों तथा अंतिम वर्ष में नहीं लाया जा सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव कब नहीं लाया जा सकता? प्रारंभ के तो 2 वर्ष में, और अंतिम 1 वर्ष के अंदर नहीं लाया जा सकता है। और एक बार
ऐसा प्रस्ताव असफल होने की स्थिति में दोबारा 1 वर्ष तक ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। तो ये अविश्वास प्रस्ताव लाने की क्या हो गई, प्रमुख विशेषता हो गई। फिर अगला अनुच्छेद 243 च या एफ, इसके अंदर क्या आती है, योग्यताएं। वह भारत का नागरिक हो, 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और वे समस्त योग्यताएं जो विधानमंडल विधि द्वारा तय करे। अनुच्छेद 243 6 या जी, और इसमें क्या आएंगी, शक्तियां। पंचायतों को 11वीं अनुसूची में दिए गई 29 विषयों में से उन विषयों पर विधि निर्माण या निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होगी जो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उन्हें सौंपे। अनुच्छेद 243 जे या एच, इसमें क्या आता है, तो इसमें आता है वित्तीय शक्तियां या करारोपण। पंचायतों की 11वीं अनुसूची में दिए गए करों में से वे कर लगाने या उन्हें एकत्रित करने की शक्ति प्रदान होगी जो राज्य विधानमंडल उन्हें विधि बनाकर सौंपे। फिर आता है अगला अनुच्छेद 243 झ या फिर 243 आई, इसमें क्या आता है, राज्य वित्त आयोग। तो ये इंपॉर्टेंट है, 243 आई में क्या आता है, राज्य वित्त आयोग। पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश करने हेतु राज्यपाल प्रति 5 वर्ष से राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। तो राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य राजस्थान में अब तक 7 राज्य वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, 7 वित्त आयोगों का, जो इस प्रकार है। और यह वित्त आयोग क्या होती है, एक सांविधिक संस्था होती है। इसका गठन 5 वर्ष के लिए और किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के उपबंधों के तहत राज्यपाल के द्वारा। अच्छा, राज्य वित्त आयोग है, इसके अंदर सदस्य संख्या का निर्धारण कौन करता है। अगर ये पूछा जाए कि सदस्य संख्या निर्धारण कौन करता है, तो वो भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। कौन करता है, राज्यपाल। और अगर सदस्य संख्या कटौती पूछी जाए, तो कटौती या फिर वृद्धि या संख्या निर्धारण, ये सभी किसके द्वारा किए जाते हैं, राज्यपाल के द्वारा। और ये अपना त्याग पत्र भी राज्यपाल को ही देते हैं। अब देखते हैं वित्त आयोग। प्रथम वित्त आयोग कब से कब तक था, तो 1995 से 2000 तक। और इसके अध्यक्ष कौन थे, कृष्ण कुमार गोयल, यानी के गोयल। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं के गोयल या कृष्ण कुमार गोयल। द्वितीय वित्त आयोग के अध्यक्ष, द्वितीय वित्त आयोग की अवधि क्या थी, 2000 से 2005 तक। और इसके अध्यक्ष कौन थे, हीरालाल देवपुरा। पहले के कृष्ण कुमार गोयल और दूसरे के हीरालाल देवपुरा। तीसरा वित्त आयोग, और तीसरा वित्त आयोग 2005 से 2010, और इसके अध्यक्ष है माणिक चंद सुराणा। चौथा वित्त आयोग 2010 से 2015 तक, और इसके अध्यक्ष है बीडी कल्ला। इसके अध्यक्ष कौन था, बीडी कल्ला। और पांचवा वित्त आयोग का अध्यक्ष 2015 से 2020 तक, और इसके अध्यक्ष थी ज्योति किरण। एकमात्र महिला वित्त आयोग की अध्यक्ष कौन बनी थी, ज्योति किरण। 5वें वित्त आयोग की अध्यक्ष थी ये, तो ज्योति किरण, ये इंपॉर्टेंट है, एकमात्र महिला वित्त आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। फिर छठा वित्त आयोग, छठा और सातवां, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इनसे क्वेश्चन आ सकता है। छठा वित्त आयोग 2020 से 2025 तक, और इसका अध्यक्ष कौन था, प्रद्युमन सिंह। कौन था, प्रद्युमन सिंह। तो और इसके साथ ही सदस्य कौन थे, तो सदस्य इंपॉर्टेंट है लक्ष्मण सिंह और अशोक लाहोटी, ये 2 नाम याद रखना। तो छठे वित्त आयोग के सदस्य कौन थे, लक्ष्मण सिंह और अशोक लाहोटी। और 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन बने हैं, तो वर्तमान में बने हैं अरुण चतुर्वेदी। 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरुण चतुर्वेदी। और सचिव सदस्य अगर पूछा जाए तो वो कौन है, नरेश कुमार ठक्करवाल। कौन है, वर्तमान में सचिव कौन है, 7वें वित्त आयोग के सदस्य सचिव हैं नरेश कुमार ठक्करवाल। फिर आगे देखते हैं अनुच्छेद 243 जे या फिर अनुच्छेद 243 ये। इसके अंदर आता है लेखा संपरीक्षा। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के लेखा संपरीक्षा
संबंधित प्रावधान कर सकेगा। फिर आता है अनुच्छेद 243 के या फिर अनुच्छेद 243 टै, इंपॉर्टेंट है। इसमें आएगा राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायतों के निर्वाचन का संचालन, निर्देशन तथा पर्यवेक्षण करने हेतु प्रत्येक राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा। 73वां व 74वां संविधान संशोधन 1994 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन पहली बार जुलाई 1994 में हुआ। कब हुआ? तो पहली बार राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ जुलाई 1994 के अंदर। राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्य ही होता है, एक सदस्य ही होता है। और राज्य वित्त आयोग के अंदर कितने सदस्य होते हैं? तो उसके अंदर एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। एक तो अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य हो सकते हैं। और राज्य निर्वाचन आयोग ये क्या होता है? ये एक सदस्य ही होता है। जो निर्वाचन आयुक्त कहलाता है, क्या कहलाता है? निर्वाचन आयुक्त। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें तथा पदावधि का निर्धारण राज्यपाल द्वारा तथा उन नियमों के तहत किया जाता है जो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन हो। राजस्थान में इनका कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक निर्धारित है। तो ये ध्यान रखना, राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। त्यागपत्र किसको देते हैं ये अपना? तो ये अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उन्हीं कारणों तथा प्रक्रिया से पद से हटाया जा सकता है जिन कारणों या प्रक्रिया से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो किसके अकॉर्डिंग हटाया जा सकता है इनको? उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना। अर्थात राज्य निर्वाचन आयुक्त को संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जाता है? तो विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा राष्ट्रपति इनको पद से हटा सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन वह उसे पद से हटा नहीं सकता है। हालांकि वह उसे निलंबित कर सकता है, पद से नहीं हटा सकता, उसको क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त, तो सबसे पहले कौन बने थे? राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त सबसे पहले बने थे अमर सिंह राठौड़। तो ध्यान रखना, सबसे पहले कौन बने थे? अमर सिंह राठौड़ 1994 के अंदर। फिर उसके बाद बने थे नेकराम भसीन, फिर इंद्रजीत खन्ना, अशोक कुमार पांडे, राम लुभाया, प्रेम सिंह मेहरा, मधुकर गुप्ता, और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है राजेश्वर सिंह। तो वर्तमान में ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजेश्वर सिंह है। राजस्थान में अब तक के पंचायती राज के चुनाव, तो 73वें संविधान संशोधन से पहले, तो इस संविधान संशोधन के आने से पहले कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था सबसे पहले, फिर 65 के अंदर, फिर 1978 में, फिर 81 में, और उसके बाद 88 के अंदर। और 73वें संविधान संशोधन आने के बाद सबसे पहले कब हुआ था? तो 1995 में, फिर 2000 में, 2005, 10, 15 और फिर 20 के अंदर। अर्थात राजस्थान में अब तक पंचायतों के कुल 11 बार चुनाव हो चुके हैं। कितनी बार चुनाव हो गए हैं? तो 11 बार। 73वां संविधान संशोधन लागू होने के बाद राजस्थान में पंचायतों के अब तक कुल 6 बार चुनाव हो चुके हैं। और अगर ऐसा पूछा जाए कि 73वें संविधान संशोधन के बाद कितनी बार हुआ है, तो 6 बार, और टोटल पूछे तो 11 बार। फिर आता है संघ राज्य क्षेत्र में इन प्रावधानों का लागू होना। ये कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है? तो अनुच्छेद 243 ठे या फिर 243 एल। संविधान के भाग 9 अर्थात पंचायती राज के प्रावधान सभी केंद्र शासित प्रदेशों में समान रूप से प्रभावी होंगे। 1994 में दिल्ली को छोड़कर शेष सभी केंद्र शासित प्रदेशों में इसे अपने यहाँ लागू कर लिया।
पंचायती राज के प्रावधान दिल्ली में लागू नहीं होते, ऐसा राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेशों के माध्यम से किया गया। अनुच्छेद 243 ड या एम, कुछ क्षेत्रों में इसका लागू न होना। तो कहाँ पर लागू नहीं होता? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में और अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र के अंदर। संसद विधि द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र में पंचायती राज के प्रावधानों को आवश्यक संशोधनों के साथ लागू कर सकती है। 83वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति के आरक्षण संबंधी प्रावधान लागू नहीं होंगे। अनुच्छेद 243 ड या एन, पूर्व प्रचलित विधियों का बने रहना। संविधान के भाग 9 के लागू होने से पूर्व की पंचायती राज संबंधी प्रचलित विधियां तथा संस्थाएं भाग 9 से संगत होने की दशा में निरंतर बनी रहेगी, लेकिन भाग 9 से असंगत विधियां तथा संस्थाएं भाग 9 के लागू होने की तिथि से 1 वर्ष के उपरांत समाप्त हो जाएंगी। कब समाप्त हो जाएंगी? 1 वर्ष के पश्चात। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा इन असंगत विधियों तथा संस्थाओं को इससे पूर्व भी समाप्त कर सकता है। फिर आता है अनुच्छेद 243 अण या 243 ओ, न्यायालय के हस्तक्षेप का निषेध। पंचायतों के चुनावी विवाद संबंधी मामले किसी न्यायालय में नहीं लाए जा सकेंगे। यानी न्यायालय का क्या होता है? इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। पंचायतों के निर्वाचन संबंधी विवाद उस अधिकारी के समक्ष उस प्रक्रिया के माध्यम से ले जाया जा सकेगा जैसा राज्य विधानमंडल विधि द्वारा निर्धारित कर सके। अब अपन देखते हैं राजस्थान में पंचायती राज की संरचना। ग्राम पंचायत स्तर क्या होता है? ग्राम स्तर पर क्या होती है? ग्राम पंचायत। सदस्य संख्या कितनी होती है? 3000 की जनसंख्या पर 9 सदस्य होते हैं। तो ग्राम पंचायत में कितने सदस्य होते हैं? 3000 की जनसंख्या पर 9 सदस्य होते हैं और प्रति 1000 जनसंख्या पर 2 सदस्य बढ़ जाएंगे। अगर प्रति 1000 जनसंख्या की अगर बढ़ोतरी होती है तो कितने सदस्य बढ़ जाएंगे? 2 सदस्य। इसके सदस्य कौन होते हैं? तो इसका सदस्य होता है ग्राम पंचायत का सदस्य होता है वार्ड पंच। इसका नाम क्या होता है? वार्ड पंच। और इसका चुनाव कैसा होता है? तो वार्ड पंच का चुनाव होता है प्रत्यक्ष। और वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो खंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ को। और ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष होता है सरपंच। और सरपंच का चुनाव कैसा होता है? सरपंच का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से होता है और ये भी अपना त्यागपत्र किसको देता है? बीडीओ यानी कि खंड विकास अधिकारी को। और उपाध्यक्ष कौन होता है? ग्राम पंचायत का उपाध्यक्ष होता है उप सरपंच। और उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो वार्ड पंच और अध्यक्ष का चुनाव तो होता है प्रत्यक्ष रूप से, जबकि उप सरपंच का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। और इसके द्वारा भी अपना त्यागपत्र बीडीओ को दिया जाता है। बैठक प्रति 15 दिन से होती है, यानी 15 दिन के अंदर होती है, यानी कि माह में 2 बार इसकी बैठक होती है। तो ग्राम पंचायत की बैठक कैसे हो गई? माह में 2 बार। गणपूर्ति कितनी होती है? तो गणपूर्ति होती है 1/3 सदस्य। प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो प्रशासनिक अधिकारी होता है ग्राम विकास अधिकारी वीडीओ। पंचायत समिति में किस स्तर पर होती है? तो खंड स्तर पर होती है पंचायत समिति। और सदस्य संख्या होती है इसमें 1 लाख पर 15 सदस्य होते हैं। 1 लाख पर कितने सदस्य? 15 सदस्य। और 15,000 पर 2 सदस्यों की बढ़ोतरी हो जाएगी। सदस्य कौन होता है? तो पंचायत समिति का सदस्य होता है और इसका चुनाव कैसा होता है? तो पंचायत समिति का सदस्य का चुनाव होता है प्रत्यक्ष चुनाव। और अपना त्यागपत्र किसको देता है? त्यागपत्र देता है प्रधान को। तो पंचायत समिति अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान, उसको अपना त्यागपत्र दे देता है। पदेन सदस्य कौन होता है? तो इसका पदेन सदस्य होता है विधानसभा क्षेत्र का विधायक
लोकसभा का सदस्य या अधीन ग्राम पंचायतों के सरपंच। अध्यक्ष कौन होता है? तो पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है प्रधान, और प्रधान का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, और ये अपना त्याग पत्र देते हैं जिला प्रमुख को। पंचायत समिति का उपाध्यक्ष होता है उप प्रधान, और उप प्रधान का चुनाव भी कैसा होता है? अप्रत्यक्ष, और ये अपना त्याग पत्र देते हैं प्रधान को। तो पंचायत समिति सदस्य और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और ये दोनों अपना त्याग पत्र देते हैं प्रधान को, और प्रधान का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, और ये अपना त्याग पत्र देता है जिला प्रमुख को। बैठक प्रति माह होती है इसकी। तो पंचायत समिति की बैठक क्या होती है? महीने में एक बारी, और गणपूर्ति होती है 1/3 सदस्य। इसका प्रशासनिक अधिकारी या सचिव कौन होता है? तो प्रशासनिक अधिकारी होता है खंड विकास अधिकारी, बीडीओ। पंचायत समिति का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? बीडीओ। फिर आता है जिला परिषद। जिला स्तर पर क्या होगी? जिला परिषद होगी, और इसमें 4 लाख पर 17 सदस्य हैं। 4 लाख पर कितने सदस्य होते हैं? 17 सदस्य है। और 1 लाख की जनसंख्या बढ़ने पर कितने सदस्य हो जाएंगे इसके अंदर? 2 सदस्य और बढ़ जाएंगे। सदस्य कौन होता है? तो इसका सदस्य का नाम होता है जिला परिषद सदस्य, और इसका चुनाव होता है प्रत्यक्ष। त्याग पत्र देता है जिला प्रमुख को। जिला परिषद सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देगा? जिला प्रमुख को। पदेन सदस्य अधीन, ये पदेन सदस्य कौन हो सकता है? तो प्रधान हो सकता है, विधायक हो सकता है, और लोकसभा सदस्य हो सकता है। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष होता है जिला प्रमुख, और जिला प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और ये अपना त्यागपत्र संभागीय आयुक्त यानी ईओ को अपना त्यागपत्र देता है। उपाध्यक्ष, तो जिला परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है? उप जिला प्रमुख। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और ये अपना त्यागपत्र किसको देता है? जिला प्रमुख को अपना त्यागपत्र देता है। इसकी बैठक 3 माह में एक बार होती है। जिला परिषद की बैठक कब होती है? कितनी बार होती है? 3 माह के अंदर एक बार। गणपूर्ति 1/3 सदस्य है, और इसका प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ। इसका क्या होता है? प्रशासनिक अधिकारी। तो पंचायती राज की व्यवस्था देख ली, संरचना देख ली। अब आगे देखते हैं पैसा एक्ट। पैसा एक्ट क्या होता है? अनुच्छेद 243 में पंचायती राज के प्रावधानों को अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के लिए निषेधित किया गया था, लेकिन साथ ही यह प्रावधान किया गया कि संसद विधि द्वारा इन क्षेत्रों की परिस्थितियों के अनुकूल ढालकर पंचायती राज के प्रावधान लागू कर सकती है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र में पंचायती राज की संभावनाओं तथा उसके स्वरूप का अध्ययन करने हेतु 1994 में दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में 22 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में 22 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 1995 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, और इस रिपोर्ट के आधार पर संसद ने 1996 में पैसा एक्ट अधिनियम 1996 यानी प्रोविजनल ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 पारित किया गया। तो पैसा एक्ट कब पारित किया गया? 1996 में। और ये लागू कब हुआ? तो लागू हुआ ये 24 दिसंबर 1996 को। उस समय यह एक्ट 8 राज्यों में लागू था। कितने राज्यों में? 8 राज्यों में, जबकि वर्तमान में यह 10 राज्यों के अंदर लागू है। तो वर्तमान में पैसा एक्ट कितने राज्यों के अंदर लागू है? 10 राज्यों के अंदर। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पैसा एक्ट पहले लागू था लेकिन वर्तमान में लागू नहीं है। तो पैसा एक्ट पहले लागू था और उसके बाद अब वर्तमान के अंदर लागू नहीं है। ऐसा कौन सा राज्य है? तो बिहार है।
क्योंकि 2000 ईस्वी में झारखंड के गठन के बाद बिहार के सभी जनजातीय क्षेत्र झारखंड की सीमा में आ गए हैं। क्योंकि पैसा एक्ट जनजातीय क्षेत्र के अंदर लागू होता है और बिहार के जो जनजातीय क्षेत्र थे वो कहाँ चले गए, वो झारखंड की सीमा के अंदर आ गए हैं। 2000 ईस्वी में झारखंड बिहार से अलग हो गया था और एक अलग राज्य बन गया था। उसके पश्चात बिहार के जो भी जनजातीय क्षेत्र वो किसके अंदर आ गए, झारखंड की सीमा के अंदर। इसलिए वर्तमान में बिहार के अंदर पैसा एक्ट लागू नहीं है। राजस्थान में पैसा एक्ट अधिनियम 8 जिलों में लागू है। कितने जिलों के अंदर लागू है, तो ये 8 जिलों में लागू है। कौन कौन से ये 8 जिले, तो 3 संपूर्ण जिले हैं। कौन कौन से, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। और 5 जिलों में ये आंशिक रूप से है, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली और सिरोही के अंदर। राजस्थान में पंचायती राज संबंधी समितियां कौन कौन सी समिति है, तो सादिक अली समिति, और ये 1964 के अंदर बनी। कब बनी, 1964 के अंदर। हमने पंचायती राज से संबंधित समितियां पहले पढ़ ली है, ये कुछ एक्स्ट्रा समिति है तो देख लेते हैं कौन सी कब आई थी। पहली है सादिक अली समिति 1964 में, गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 के अंदर, हरलाल सिंह खर्रा समिति ये 1990 के अंदर आई थी, और कटारिया समिति कब आई थी, तो ये 2009 के अंदर। तो ये हो गई पंचायती राज संबंधी अन्य समितियां। राजस्थान में स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1953 में पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया। तो ये ध्यान रखना, स्वतंत्रता के बाद पहली बार कब पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया, तो 1953 के अंदर। राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 में संशोधन करते हुए पंचायतों के सदस्य हेतु शिक्षा संबंधी अर्हता को समाप्त कर दिया गया। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां जनवरी 2000 में वार्ड सभाओं का गठन किया गया। किसका गठन किया गया, वार्ड सभाओं का। सर्वप्रथम ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा 1928 में बीकानेर ने दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया था, तो 1928 के अंदर बीकानेर ने इसको सर्वप्रथम संवैधानिक दर्जा दिया था। तो 1928 में बीकानेर, ये ध्यान रखना। राजस्थान में प्रथम ग्राम सभा का आयोजन 26 जनवरी 1999 को जयपुर जिले की मुहाना ग्राम पंचायत के अंदर हुआ। और प्रथम ग्राम सभा का आयोजन कब हुआ, 26 जनवरी 1999 को जयपुर जिले की मुहाना ग्राम पंचायत में। 1 अप्रैल 2000 को 5 विषय पंचायती राज को सौंपे गए हैं। कौन कौन से विषय हैं ये, तो कृषि, प्रारंभिक शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं कल्याण, बाल कल्याण, सामाजिक एवं अधिकारिता, ये 5 विषय किसको सौंपे गए हैं, तो 1 अप्रैल 2010 को 5 विषय पंचायती राज को सौंपे गए हैं। कृषि, प्रारंभिक शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। और राजस्थान के प्रथम पंचायती राज मंत्री कौन बने हैं, तो ये बने हैं SK डे। राजस्थान के प्रथम पंचायती राज मंत्री कौन बने, SK डे। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया, राजस्थान का पंचायती राज। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।